नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और हम आपको मतदान से जुड़ी हर अपडेट से अवगत कराते आ रहे हैं। और अब खबर आ रही है खजुराहो से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। ईवीएम को लेकर बयान दिया है, बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित था। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस के नेता अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग ईवीएम के नाम का दुरुपयोग करते हैं, बड़ा आरोप लगाया है। न्यायालय को इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान है। बोले ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने न्यायालय से मांग की है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। सुप्रीम फैसला अपेक्षित था ही, और इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, कानून के दायरे में काम करती है। उन्होंने ईवीएम कोई एक नहीं, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोग इस पर इलेक्शन कमीशन काम कराता है। लेकिन कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपनी हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम के नाम का दुरुपयोग करना और न्यायालय का और देश का समय बर्बाद करना, पैसा खराब करना, इसका जवाब मैं तो कहता हूं न्यायालय को इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र जैन, बीजेपी नेता हैं, अंबिका शर्मा कांग्रेस नेता हैं, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी ध्रुव पटेरिया और मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ईवीएम पर फिर झटका लग गया। दिग्विजय सिंह हो या अन्य नेता हो, बार बार सवाल उठाते थे। जब भी हार हो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है, इससे शंका पैदा होगी। और बीडी शर्मा कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायालय को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं पर जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। अब क्या कहेंगे आप? अंबिका जी, अंबिका जी सुन पा रहे हैं आप? लगता कुछ तकनीकी खामी है, लौटेंगे उनके पास। रमेश जी, ईवीएम, क्या अब आपको लगता है कि ये मुद्दा खत्म हो जाएगा या कांग्रेस के नेता इस पर सवाल उठाना या विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठाना बंद कर देंगे? नहीं, मुद्दा तो देखिए कभी खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की कही है वो अब बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से पहले 3 पक्षों से बातचीत की थी। एक तो उन्होंने चुनाव आयोग से बातचीत की थी और याचिका दायर थी उनकी तरफ के जो वकील प्रशांत भूषण थे, उनसे बातचीत की। इसके अलावा जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे भी उन्होंने उस सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की उसकी उन्होंने पूरी जांच कराई। उसके बाद इस तरीके से आया। और आगे फिर इसी याचिका में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ईवीएम के बजाय फिर याचिकाकर्ता ने एक दूसरी एप्लीकेशन लगाई थी कि हर वोट के साथ में जो वीवीपैट की गिनती की, उससे मिलान कर लिया जाए। तो उस पर फिर चुनाव आयोग ने कहा था कि इसकी गिनती में तो 2-4 दिन लग जाएंगे, ऐसा करके। तो कुल मिलाकर के याचिकाकर्ता भी एक कदम पीछे आ गए थे। तो ये बहस फिर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसमें भी उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। अब बीपीटी की बात उसमें जो आई है, पर्ची की जो बात आई है वो उसमें आई है। तो मैं समझता हूं अब आगे चल करके विपक्ष और कांग्रेस ये मांग उठा सकता है कि अगर ईवीएम के साथ चुनाव हो रहे हैं तो हो, लेकिन उसके साथ साथ जो मिलान करने वाली पर्ची है वो हर वोट के साथ देखी जाए और उसके साथ वोटों की गिनती की जाए। ये मांग बढ़ सकती है। लेकिन ईवीएम का अभी मुद्दा ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने प्रशांत भूषण की आज की बाइट देखी होगी तब भी उन्होंने इसके फैसले के बाद भी कहा कि इसमें गुंजाइश है, जबकि तकनीकी विशेषज्ञ मना कर चुके कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर लाखों हजारों में से अगर एक आध किसी में निकल जाए कुछ, मान लीजिए कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ हो, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है तो इसका अर्थ है कि अभी ये मुद्दा ठंडा नहीं होगा। जी, तो जो जनता के मन में डालने की कोशिश की जा रही थी, मतदाता के मन में, कि ईवीएम में भी गड़बड़ी होती है, तो वहां फर्क पड़ेगा?
निश्चित रूप से वहां देखिए, जनता के मन में मान करके चलिए कि 90% लोगों के मन में, वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उनके मन में ये बिल्कुल नहीं था कि गड़बड़ी होती हो। हमने अपन चूंकि राजनीतिक डिबेट में बैठते हैं, इस डिबेट में भी कितनी बार प्रवक्ताओं ने कहा कि जनता जनार्दन है, उनका फैसला स्वीकार है। कई बार अगर जो पार्टियां चुनाव हारती भी हैं, उसमें दोनों पार्टियां हैं, जैसे दक्षिण भारत में भाजपा हार जाती है, उत्तर भारत में कांग्रेस और दूसरी पार्टी हार जाती है। जो पार्टियां हार जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं चुटकी तो लेती हैं ईवीएम पर, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बारे में भी वो कहती हैं कि जनता का है, वो सिरोधारी है और इस निर्णय को हम सिरोधारी करते हैं। ये बात तो बराबर वो लोग भी, हारने वाले भी ये बात कहते हैं। तो 90% लोगों के मन में बिल्कुल शंका नहीं है। अब 10% तो शंकालु होते हैं जो चिंदी को देख करके ही सांप समझते हैं, तो उनकी तो कोई बात कर नहीं सकता है। जी तो अंबिका जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी सुना। ईवीएम पर बीडी शर्मा ने हमला बोला है, बोले दिग्विजय सिंह सहित उन कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। शर्मा जी भी कह रहे हैं कि अब ईवीएम का मुद्दा भले ही खत्म ना हुआ हो, लेकिन उतना कारगर नहीं है। जनता मानती है कि ईवीएम से सही चुनाव होते हैं। देखिए, हमारी केवल बड़ी स्पष्ट बात है, स्पष्ट मांग है कि जो बैलेट पेपर से पहले निष्पक्ष चुनाव होते थे वैसे ही बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। अभी त्रिपुरा में इलेक्शन हुए हैं, वहां पर कई मतदान केंद्रों पर जितनी मतदाता संख्या थी उससे अधिक वोट डाले गए। ये तमाम गड़बड़ियां जो होती हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं गोलमाल है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किनारा कर दिया, खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सिरोधार हम लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हम लोग भाजपा वाले लोग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को या सुप्रीम कोर्ट की मंशा को हम दरकिनार कर दें और अपने मनमानी चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसमें रहेंगे चुनाव आयोग के गठन में, लेकिन इन्होंने मानी क्या ये बात? इन्होंने कहा नहीं, हम तो माने हम रहेंगे, हमारा मंत्री रहेगा और रहेगा, बहुमत से हम अपनी मर्जी से मान लेंगे अपना चुनाव आयोग। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है, जो दिशा निर्देश है, उनको तो हम लोग मानते हैं, आत्मसात करते हैं, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। तो आपकी तरफ से एक मुद्दा खत्म हो गया, मतलब कांग्रेस की तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब आप उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, मतदाताओं के असल मुद्दे पर बात करेंगे। अभी तो हम माने जनता जनार्दन की अदालत में जा रहे हैं, उसी पर बिल्कुल संजीदगी से उसके लिए लगे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, अब इस चुनाव में तो ईवीएम से ही चुनाव होना है, तो अभी ये मान लीजिए कि नहीं, अभी तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जिन दोहरे चरित्र के साथ जनता के बीच में आई, उन्होंने जनता को वादे किए और वोट कमा लिए, सरकारें बना ली और इस देश में जो मूलभूत हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उनको हटाकर मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं और महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी स्पष्ट एजेंडे के साथ आए हैं। मैनिफेस्टो में क्लियर है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे 30 लाख लोगों को सर्विस देंगे और मैंने किसानों को माफ करेंगे, हर महिला को 8,500 रुपए प्रति माह देंगे और हर युवा को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। ये बिल्कुल साफ एजेंडा है। मध्यम वर्ग पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा और सारे वर्गों का हम ख्याल रखेंगे। ठीक, तो सत्येंद्र जी, वो तो असल मुद्दों के साथ मैदान में आ रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। दोहरा चरित्र है आपका, आरोप है आप पर। देखिए, ये तो आरोप लगाते रहते हैं और जिस प्रकार से अभी जो बात हुई, तो अब बैलेट पेपर की बात है, तो ये कह रहे हैं अभी अपने शीर्ष नेताओं से पूछ लें उनकी क्या लाइन है। और जिस प्रकार से अगर कहें तो बैलेट पेपर की बात ही कह रहे हैं, तो जब ये अन्याय पत्र जो झूठ का पुलिंदा है, जिसमें अमेरिका के झील के, बफेलो झील के फोटो हैं या थाईलैंड के फोटो हैं, उसको बदल भी नहीं पाए फोटो और क्षमा भी नहीं मांग पा रहे हैं। उस मतलब गले की हड्डी बनाए इनका झूठ का पुलिंदा अन्याय पत्र, उसमें वो बदल लेते। और साथ साथ अब आप बताइए कि बैलेट पेपर की बात है, उसमें अपना एक पॉइंट रख लेते कि उसमें कह रहे थे
मतलब दिग्विजय सिंह की बात झूठी कर रहे हैं। वहां भूपेश बघेल बेचारे गला चिल्ला चिल्ला के उनका गला भी दुखने लगा होगा, वो भी, और दिग्विजय सिंह जी ये सब झूठे सिद्ध कर दिए। अरे भैया, आपने न्याय पत्र में, न्याय पत्र जो भी आप कहते हो उस मैनिफेस्टो में ही आप शामिल कर लेते कि हम बैलेट पेपर का योग लाएंगे, हम वो लाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब आप तो कम से कम अभी भी पूरक न्याय पत्र ले आ सकते हैं। और जिस प्रकार 1985 में ट्रिपल तलाक के लिए कहा था कि इनवैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इन्होंने कह दिया था नहीं हम उसको लीगल करेंगे। राजीव गांधी जी की सरकार ने उसको लीगल कर दिया संसद में। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट आया है और सारी याचिकाकर्ताओं पे तमाचा मारा है, कांग्रेस के मुंह पे बड़ा जोर का तमाचा लगा है, मुझे लगता है ब्रजेश जी आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सामने आना चाहिए और उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि हम एक पूरा घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं और उसमें जिस प्रकार से उनके पूर्वज राजीव गांधी जी ने जो काम किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सिरोधार्य रखते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। चाहे चुनाव आयोग की नियुक्ति का मामला हो, उसने सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की जो निर्देश दिए थे उसका पालन नहीं हुआ। आप लोग नहीं मानते? नहीं ब्रजेश जी, जो भी कुछ हुआ है न्याय संगत हुआ है और वही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे ये लोग, और वहां से चाहते तो इस फैसले को भी निरस्त करा सकते थे, हमने जो भी काम किया। लेकिन आप ये क्या गारंटी दे रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, विदेशों में जा जाके भारत का अपमान करने वाले। जबकि इंदिरा गांधी जी भी जाती थी, प्रधानमंत्री थी, उनसे भी पूछा कि आपके इमरजेंसी का जो समय रहा तो उन्होंने बोल दिया देखिए वो हमारा घर का आंतरिक मुद्दा है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो जबकि राहुल गांधी जाते हैं तो पूरा देश को बदनाम करवा के आते हैं और कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म है, ब्रिटेन के लोग साथ दें, अमेरिका के लोग साथ दें, जर्मनी के लोगों से सहयोग भी याचना भी करते हैं, याचक वृत्ति में भी आ जाते हैं। ये वही कांग्रेस है। अब दूसरी बात जो आपने कही, अभी ये जो कह रहे थे कि जनता जनार्दन है, तो भैया रणदीप सिंह सुरजेवाला कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। आज मैं बड़े आपके उससे हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से अपील करता हूं कि मत का प्रयोग करें, उनका वोटिंग राइट होता है और ये फंडामेंटल राइट ही है, मतदान का, मतदाता का एक अधिकार है, भारत के नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, और उसमें आप जाइए, आप मत का प्रयोग करिए जितना समय बचा हो उसमें। लेकिन आपको राक्षस कहने वाले, ऐसी भगवान रूपी मतदाताओं को राक्षस कहने वाली कांग्रेस पार्टी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का रिकॉर्ड है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो सब राक्षस हैं, और उन्होंने कुरुक्षेत्र महाभारत की धरती से ये अभिशाप भी दिया था, वो बड़े महात्मा पाखंडी संत बन जाते हैं। तो मैं बता दूं, आज वो सही समय है, ईवीएम के माध्यम से जाएं भारत के लोग, हमारे नागरिक। 88 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर, वो सब के सब जा रहे हैं, ईवीएम में दबा रहे हैं बटन। और यदा वो कहते हैं ना, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगे। तो जब जब धर्म की हानि होती तब तब राक्षस उत्पन्न होते हैं। आज वो समय है उसी विचारधारा का हनन करने का। एक एक व्यक्ति राम बन रहा है, तो राक्षस कहां से उत्पन्न हो गए? नहीं अब ये तो अब नहीं, राक्षस तो अब आप उनसे पूछिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला बताएंगे जिन्होंने कहा था भारत की जनता को राक्षस, या कांग्रेसी मित्र बैठे हैं बताएंगे कैसे तो उस पर आप डिबेट कर चुके हैं। हाँ, अब आप सुन लीजिए, अगला पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट हो गया। ये वो जा रहे हैं, हर आत्मा में परमात्मा होता है और हर आदमी राम बन गया, और अधर्म की लड़ाई के लिए हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो ईवीएम में जाकर के धर्म के लिए वोट लगाएगा। और जो भारत का धर्म है, राष्ट्र धर्म है, धारा 370 को हटाने के लिए उनका एक वोट काम आया। वोट प्रतिशत कम रहा पहले चरण में। देखिए वोट प्रतिशत जो रहा है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरा योगदान रहा है। हमने पूरा समर्पण, क्या जो कम हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है? क्या बोल रहे हैं? नहीं कम हो, मैं कह रहा हूं जितना हुआ है मत प्रतिशत, जो कम हुआ है उसमें कांग्रेस का योगदान है, इंडी गठबंधन का योगदान है, क्योंकि खजुराहो जैसी सीट पे इनका प्रत्याशी ने घुटने टेक दिए हैं, रणछोड़ दास हो गया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। और कांग्रेस सूरत में भी अपनी सूरत नहीं बचा पाई है, सूरत में भी उनकी सूरत गायब हो गई है, उनका प्रत्याशी आज भी नहीं दिख रहा है उनका। अब बात कर लीजिए जो कह रहे हैं वेनेजुएला बनाने की, कह रहे हैं मनोज जी, सत्येंद्र जी, अगर केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला तो वहां के वोटर क्या अधर्मी हैं, विधर्मी होंगे? देखिए विधर्मी धर्म को आप उससे जोड़िए राष्ट्र धर्म से, इसलिए मैंने कहा है। हाँ, मैंने वो धर्म और वही धर्म की बात कह रहा हूँ, राष्ट्र धर्म की बात कह रहा हूँ। तभी भारत का एक एक नागरिक राष्ट्रधर्मी है। अगर केरल तमिलनाडु में आपका खाता नहीं खुला तो वहां के वोटर क्या देशद्रोही होंगे आपके हिसाब से? नहीं होंगे, लेकिन मैं बता दूं
वो राष्ट्र धर्म की बात है। जब कच्चा थीवू की बात आएगी, जो आप तमिलनाडु की बात कह रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकारों के लिए भी लड़ रही है, और उसमें डीएमके और कांग्रेस दोनों, जो मंगलसूत्र की बात कह रही है जो प्रियंका पश्चिम वाड्रा जी। बंगाल की जमीन बांग्लादेश को दी थी वो, मनोज भाई हम उस पे भी आ जाएंगे, पहले ये तो सुन लीजिए। नहीं ये एक भी एक पे सुन दे लो दे ना, रहा हूं। बंगाल में भी अब चुनाव हो आप रहा है सुन 3 लीजिए, अब सीटों आप पर आज। सुनने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, आप जवाब नहीं नहीं देंगे। ये तो सुन ही रहा हूँ, आप जवाब दीजिए ना। हाँ, तो आपके अगले प्रश्न का मैं दूंगा, आप करिए प्रति प्रश्न, सबका स्वागत है। जी, जी। थोड़ा सा 5-5 सेकेंड का समय दे दीजिए, हर एक का जवाब दूंगा। आप देखिए, डीएमके और कांग्रेस दोनों सत्तालोलपी हैं। डीएमके के नेताओं ने, जैन कमीशन की रिपोर्ट आती है, डीएमके के नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है कि राजीव गांधी की बम विस्फोट में जो हत्या हुई है वो डीएमके के नेता शामिल हैं। आज डीएमके के सारे नेता और कांग्रेस एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये वो विधर्म की बात हो रही है, जनता जानती है ये भी विधर्म है। और कांग्रेस के लोगों को तो चुल्लू भर पानी में प्रियंका वाड्रा जी को, राहुल गांधी जी को डूब मरना चाहिए। पे कार्रवाई करके डीएमके के जो नेता उनको जेल में डाल दो। वैसे भी भैया लालू तो- प्रसाद यादव के 35 साल पुराने मामले अभी खुले हैं, नौकरी अब मनोज वाले, भैया, वो आप- मामला भी आप- खोल लो। मनोज भैया उस पे भी आएंगे। अभी आप सुन लीजिए, अब डीएमके की जो जैन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? कांग्रेस का समय रहा 10 साल की सरकार, कांग्रेस क्यों नहीं सोती रही? क्यों कुंभकर्ण हो गई? कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था। कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, यूपीए 1 यूपीए 2, 10 साल सोते रहे। ऐसा कुंभकर्ण मैंने पहली बार देखा कांग्रेस का, कांग्रेस रूपी। आप सुन लीजिए दूसरी बात, जो कच्चा थीवू को देने वाले कौन थे? कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी थी। वो कहती थी स्मॉल रॉक है, वो 285 वर्ग किलोमीटर का है। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। दिग्विजय सिंह कह रहे थे वहां तो कोई रहता ही नहीं है। कितनी हाँ, खेती वहाँ हो कोई रही है रहता वहाँ नहीं पे है। सत्येंद्र जी? इसलिए दे दिया, वो इसलिए दे दिया। आप सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह जी की मैं कितनी गलत बात कह दी। अब सिर पे बाल नहीं आते तो ये सिर काट के भी दे देंगे, जैसा कि अक्साई चीन में 43,000 किलोमीटर की जमीन भी दे दी थी। और वो महावीर प्रसाद त्यागी जी मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था। अब मैं उस पर नहीं आता हूं, कच्चा थीवू की बात थी। डीएमके मोदी सरकार को कहती है कि हमारे मछुआरे को श्रीलंका की सरकार पकड़ लेती है, जान से मार देती है। पिछले 10 साल से हमने एक काम तो अच्छा कर लिया कि हमारे जो मछुआरे जाते हैं केरल के और तमिलनाडु के भाई बहन, तो वहां कच्चा थीवू में श्रीलंका की सेना पकड़ती, उनको जान से नहीं मारती। पहले उनको जान से ही हाथ धोना पड़ता था। तो एक डीएमके वाले बताएं कितने सत्ता लोलपी हैं कि इस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे? जो इंदिरा गांधी जी ने वो कच्चा थीवू को दे दिया श्रीलंका को। अब आप अगला ले लीजिए, ये कह रहे वेनेजुएला बना देंगे साहब भारत को। पहली बात तो 2014 में जो बजट था, वेनेजुएला समझ रहे ना, आर्थिक कुचक्र वाला देश, या श्रीलंका में जो बदतर स्थिति थी हमने देखी थी, या पाकिस्तान में जो आटे के लिए लाइन लगती है वो देखी है। 1 लाख रुपए लेकिन रुपए की क्या हालत हो गई ये भी आपको पता है। चलो लौटूंगा मैं आपके पास सत्येंद्र जी, प्रभु जी, लेकिन बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं ना। बहुत बड़ी बात थी, कांग्रेस के मित्र ने बचा उठाया, एक बहन को 1 लाख रुपए देंगे। आज चुनाव आयोग के द्वारा ही पता है कि 47 करोड़ से ज्यादा बहनें हैं। अगर हर बहन को 1 लाख रुपए देंगे 1 साल में, तो उसके लिए लगभग 43 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी प्रतिवर्ष। और भारत का बजट कितना था? ये बजट भी 10 लाख करोड़ का था 2014 में, 10-12 लाख करोड़ का। आज हमने 48 लाख करोड़ कर दिया। तो सोचो, अगर 48 लाख करोड़ का बजट पूरा महिलाओं को दे देंगे, 1 लाख रुपए हर महिला को, युवाओं को क्या देंगे? किसानों का अनाज कैसे खरीदेंगे? जो स्थापना का व्यय होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे करेंगे? रक्षा का व्यय कैसे करेंगे? स्वास्थ्य का व्यय कैसे करेंगे? चलिए रोड कैसे बनाएंगे? अंबिका जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी ये हवाई अड्डे कैसे बनाएंगे? ये कांग्रेस तो जो आपने वादे किए अंबिका जी, बड़े बड़े वादे कर लिए, कैसे पूरे करेंगे? चलिए जवाब ले लेते हैं, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। ठीक है अंबिका जी, कहां से देंगे महिलाओं को 1-1 लाख रुपए? जी जी जी। बेरोजगारों को अन्य योजनाओं पे कैसे खर्च करेंगे? जी जी जी। तू इधर उधर की ना बात कर, पहले यह बता कि काफिले क्यों लुटे? वह जनों से मुझे गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सत्ता में आप लोग हैं और एक कह रहे थे झूठ का पुलिंदा। अरे पॉइंट की बात करिए सर। 1 लाख रुपए एक महिला को देंगे तो 47 करोड़ महिलाओं को 47 लाख करोड़ दे दोगे तो बजट का क्या होगा महाराज? बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। अरे कहाँ इधर उधर की बात कर रहे हैं? आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, फिर भी आपको यकीन नहीं। क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये वेनेजुएला बना रहे हैं साहब। सुन तो लीजिए सत्येंद्र जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप डिस्टर्ब मत करें। देखिए, आप सच्चे लालों की जमात हैं, आप बड़े राष्ट्रभक्त हैं, आप जो ही बोलते हैं सत्य बोलते हैं, झूठ का आपसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इतने बड़े सच्चे लाल हैं इस देश की। आप जो देवतुल जनता कहते हैं जिसको, उससे एक कह के आए थे कि हम 15 लाख रुपए आपको देंगे।
ठीक है। और इतना इतना बड़ा झूठ, ऐतिहासिक झूठ कि आप ब्रजेश जी जवाब तो नहीं आ वैसा ही रहा। करना चाह रहे हो क्या आप भी, अंबिका जी? 16 लाख करोड़ रुपए अपने उस धन्ना सेठ की, उन चंद धन्ना सेठों की बकवास की तिजोरी में बातें जरूर कर रहे हैं डाल सर। दी। देखिए देखिए आप मुद्दे की संसदीय बात भाषा का करिए प्रयोग सर। कर, आप नहीं नहीं, संसदीय ये भाषा का बकवास कोई शब्द गलत नहीं है। आप बकवास ये नहीं, मतलब विषय से जब हट जाती तो बकवास ही हमारा कहलाती है। मतलब ये है, आपने भी सत्ता की खातिर सैद्धांतिक समझौते किए हैं। अब आप मत दो, जब आप नहीं देना चाहते मत दीजिए। तो आपका ये बताना आपने चाह भी- रहे हैं समझौते करोगे क्या अंबिका जी? आप भी वैसे ही 15 नहीं, लाख वाला जुमला है क्या ये भी 1 लाख देने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है जुमला। हमारे राहुल गांधी की नीति और नियति में कोई फर्क नहीं है, बड़ा साम्य है। हमारे राहुल गांधी का संघर्ष देश की जनता तो कहां से देंगे राहुल गांधी? जेब से लाएंगे? वो तो कह रहे हैं हमारे तो खाते भी बंद कर दिए, थोड़ा बहुत पैसा था हमारे पास, पैसे नहीं है, चंदा कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो लाओगे कहां से? अरे देखिए, कांग्रेस तो केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस तो प्रशासन से लड़ रही है, कांग्रेस तो ईडी से लड़ रही है, कांग्रेस तो आईटी से लड़ रही है, कांग्रेस तो तमाम उन संस्थानों से लड़ रही है और इन भाजपाइयों से लड़ रही है जो कैसे भी सत्ता को हथियाना चाहते हैं, लोगों को मुगालते हुए रखना चाहते हैं, मूलभूत माने गले मुर्दे ये लोग उखाड़ रहे हैं। लेकिन आज देश के सामने जो ज्वलंत समस्या है, एक तरफ तो इनका विकसित भारत का सपना है, बता दीजिए ना अंबिका जी कि कहां से देंगे आप? 1-1 लाख महिलाओं को कहां से देंगे? बाकी योजनाओं पे कहां से खर्च करेंगे? कुछ रोड मैप तो बनाया होगा ना? वो सवाल उठा रहे हैं कि इतना तो बजट ही नहीं है देश का जितना आप देने की बात कर रहे हैं। हम वो पैसा व्यवस्था करेंगे, सरकार कहां से व्यवस्था करेगी। और हर महिला को जिस प्रकार से जो इन्होंने कहां से दिया, 1,000 रुपए दे रहे हो, फिर 2,500 और 3,000 अभी तक दे ही नहीं पाए ये लोग। तो हमने सब पूरे 47 करोड़ बहनों की बात नहीं की भैया। उस लाडली बहना 1 लाख रुपए की बात नहीं। प्रलोभन देके 1,000 रुपए में आपने वोट कमा लिए। लोगों ने सहज रूप से थोड़ी वोट दिया आपको, आपने प्रलोभन में वोट ले लिया। और तो आप भी प्रलोभन दे रहे हैं मतलब। आपका ये मिथक दूर होने वाला है, आप तय मानिए, आपका ये मिथक दूर होने वाला है। बिल्कुल शाइनिंग इंडिया और जो फील गुड जैसी हवा निकलने वाली है। लेकिन अंबिका जी आप बता नहीं पाए कि कहां से देंगे। चलिए मैं प्रभु जी के पास पहुंचता हूं। प्रभु जी, मुद्दे तो वही हैं जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने वाले। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, 1 लाख देने वाला या नारी सम्मान का है या लाडली बहना, ये कारगर होते हैं? इसी वजह से इस तरह के न्याय पत्र में हो, चाहे संकल्प पत्र में हो या गारंटी पत्र में हो, इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं, ये ज़्यादा असरकारक होते हैं, अन्य मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। और इस चुनाव में भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस के न्याय पत्र में शामिल ये मुद्दा उसकी कुछ मदद कर पाएगा या नारी सम्मान की तरह ही रह जाएगा? देखिए ब्रजेश, ये मुद्दे कारगर होते हैं। दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, बांटो चुनाव के लिए प्रलोभन के तौर पे कोई टीवी बांट रहा था, कोई फ्रिज बांटो, साइकिल बांटो, स्कूटी बांटो, लैपटॉप बांटो, ये सारी स्कीमें मंगलसूत्र तक बांटे। हाँ, दक्षिण भारत से शुरू हुई और यहाँ तक आ गई। मध्य प्रदेश की जो पिछली सरकार थी बीजेपी की, उसने जो लाडली बहना योजना शुरू की, तो आप ये देखिए जो जनरल परसेप्शन ये था कि कांग्रेस सरकार बनने वाली है, कांग्रेस के पक्ष में तमाम सर्वे कह रहे थे कि एक वो योजना थी जो लगातार उन्होंने 6-7 महीने पैसे बांटे, एक भरोसा कायम किया, घर के अंदर तक पेट बनाई। तो जो बांटने की जो स्कीम है उसका ये असर हुआ कि मध्य प्रदेश में 162-63 सीटों के साथ बीजेपी सरकार में फिर से आ गई। कांग्रेस ने भी वादे किए थे देने के, लेकिन कांग्रेस के केवल वादे थे, उन्होंने देकर दिखा दिया। तो निश्चित तौर पर इसका असर होता है, आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट जो मिल रहा है उसका ज़्यादा असर होता है। आप विकास करेंगे तो सड़क बनाएंगे, सड़क पे वो अकेला नहीं चलेगा, उस साथ और भी लोग चलेंगे, उसका सीधा फायदा उसको नहीं मिल रहा है। यहाँ सीधे नगद नारायण जब उसकी जेब में आ रहा है तो निश्चित तौर पर इसका असर होता हुआ दिखाई देता है। और जो सरकार दे रही है तो उसका ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए ऐसे मुद्दों की भरमार। इसलिए आप देखिए कि न्याय पत्र हो, चाहे संकल्प पत्र हो, गारंटियाँ हैं, तो सब देने की ही गारंटियाँ हैं, लेने की कोई गारंटी नहीं है। अभी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे अंबिका जी कि हम तो इनकम टैक्स भी मध्यम वर्गीय से नहीं लेंगे, क्या उनके उसमें लिखा है घोषणा पत्र में कि वो इनकम टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? तमाम बातें होती हैं, इनकम टैक्स कोई सरकार ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो सरकार उसी पैसे से, जनता के पैसे से जनता को बांटती है। कोई भी पार्टी, राजनीतिक दल अपनी जेब से ना तो 1 रुपये का इस तरीके की कोई स्कीम के लिए पैसे बांटती है। जो वादे करती है घोषणा पत्र में वो ये करती है कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, और जब आपके वादे ऐसे हों जिसका जवाब देते ना बन रहा हो कि आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से, तो निश्चित तौर पर जनता भी इस मुद्दों पर भरोसा नहीं करेगी कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से। आप कोरी घोषणाएं कर दो, आप कहो कि कल चांद तारे तोड़ कर ला दें, तो संभव है क्या लाना? तो इस तरीके की घोषणाओं का जो है, हवाई घोषणाओं का उतना असर नहीं होता। लेकिन जो
एक घोषणा जो है बट रही हो, जिसको लग रहा मतलब हो जो कि वाकई दे जो रहा है उस पर भरोसा उस पर करते हैं, भरोसा जो ज्यादा देने का होता है। वादा कर रहा है उस पर उतना भरोसा नहीं करते। निश्चित तौर पर तो ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। तो मनोज जी, इसमें तो बीजेपी का पल्ला भारी दिखता है, जो दे रहा है उस पर भरोसा किया। हमने देखा पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने किस तरह से किसानों को ज़्यादा राशि देने की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे पर भरोसा किया। तो इस बार भी आपको लगता है कि जो न्याय पत्र में जो वादे किए जा रहे हैं उन पर जनता उतना भरोसा करेगी नहीं, और मतदान का रुझान भी इस तरफ इशारा कर रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रभु जी ने कहा, आपने भी कहा, ऐसा होता है, लेकिन कई बार इसके विपरीत भी हम देखते हैं। जैसे कर्नाटक की बात करें कि बीजेपी सरकार चल रही थी, या उससे पहले हम बात करें भी आंध्र प्रदेश की बात करें, हम तेलंगाना की बात कर लें सबसे हालिया, कि बीआरएस जब सरकार थी वहाँ, तो उन्होंने लगभग हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स चला रखी थी। लेकिन जब चुनाव हुए तो नतीजे क्या है, वहाँ पे करारी हार हुई उनकी, और कांग्रेस की वहाँ सरकार बन गई। कर्नाटक में देखिए आप कि कर्नाटक में भी कांग्रेस ने घोषणा की थी, बीजेपी भी नहीं दे रही थी, कांग्रेस भी नहीं दे रही थी। दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की 3 बार से वहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, बीजेपी 2 अंकों में नहीं पहुँच पा रही है। वो केवल इसलिए क्योंकि वहाँ भी केजरीवाल ने जब पहली बार सरकार बनाई तो यही मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का जो कॉन्सेप्ट दक्षिण भारत में था, वो उसको उत्तर भारत में ले गए, और उसी के आधार पर हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन देशव्यापी स्वरूप में कई बार स्कीम्स लाभदायक होती नहीं, और सवाल तो पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन जैसे हमने देखा कि अगर 85 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल ही रहा है ना, तो उसका पैसे का इंतजाम भी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से कर रही होगी। और एक फिगर देना कि 40 करोड़ महिला है तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में भी सारी लाडली बहनों को आप पैसा नहीं दे रहे हो ना, उसका क्राइटेरिया आप बना देते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कहा था 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ़ करेंगे, उसके पहले सुंदरलाल पटवा ने किया था तो उन्होंने 50,000 तक के लोन माफ़ किए थे। मनमोहन सिंह सरकार ने भी एक क्राइटेरिया बना दिया था कृषि लोन के लिए। तो ये सरकार अगर कांग्रेस भी बनाएगी तो मुझे लगता है वो इतने वेरियस बना देगी कि मुश्किल से उसमें 1-2 करोड़ महिला ही आ पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें कि आप बताते कुछ है, लेकिन जब गारंटी की बात आती है, जब आपको बांटना होता है, तो कई सारे बैरियर्स उसमें इस प्रकार के लगा दिए जाते हैं कि सबको स्कीम्स का लाभ नहीं मिलता। आयुष्मान भारत योजना की आप लाभ देख लिए, क्या सबको मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है ना। तो ये सारी स्कीम्स बोलने के लिए होती है, लेकिन जो बात है भरोसे की। पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों को साल के 72,000 देंगे, यानी कि महीने के 6,000 रुपये होते थे, लेकिन वो बीजेपी के 500 रुपये महीने के वादे के साथ गए, जो किसानों को 6,000 मिल रहा था, और बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें 4,000 और जोड़ दिए थे, और साल के 10,000 कर दिए थे। तो भरोसे की बात है रमेश शर्मा जी, लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड है, यदि पहले चरण की हम बात करें, पहले चरण में कम मतदान हुआ था, दूसरे चरण में हम देख रहे हैं कि लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा होगा, 50-60 तक प्रतिशत से ऊपर भी पहुंच सकता है। तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? पहले मतदान कम हुआ था पहले चरण में, उसकी क्या वजह रही होगी, और जो बढ़ रहा है उसके पीछे क्या रणनीति होगी? मतदान कम हुआ, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक समय भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर के दस्तक दिया करता था, तो कहता था कि चलिए साहब वोट देने चलिए। तो चुनाव आयोग की पर्चियां अलग जाती थी और राजनीतिक दलों की पर्चियां अलग जाती थी। अब कई जगह जो पन्ना प्रभारी है उसने उठा करके व्हाट्सएप पर एक पेज बना लिया, और व्हाट्सएप के पेज के आधार पर वो सूचना जाती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो परस्पर संपर्क था उसका ये कम आया। तो भाजपा को भी पहले उम्मीद थी कि वोट डलेगा, और कांग्रेस को भी उम्मीद थी, तो कुल मिलाकर के 7-7.5% कम हुआ, और इसमें सारे अनुमान फैल गए। इस बार अगर देखा जा रहा है द्वितीय चरण के चुनाव में, चारों लोग हाई अलर्ट में चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी बहुत अलग तरीके की प्रदर्शनियां भी शुरू की उन्होंने, फिर बच्चों ने जाकर के काम भी शुरू किए, फिर बाकायदा उन्होंने ग्रुप बनाए हर मतदान केंद्र पर ताकि लोग जाएं, और स्कूल कॉलेज में भी जाकर के उन्होंने अपील की, बाजारों में भी जाके अपील की। और राजनीतिक दल विशेषकर भाजपा ने फिर बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया कि मतदान का प्रतिशत बढ़े कैसे, इस पर बाकायदा बैठकें हुई हैं। कांग्रेस ने भी इस पर चर्चा की है। तो कुल मिलाकर के तीनों लोगों ने, विपक्ष ने भी, पक्ष ने भी, चुनाव आयोग ने भी इस पर लगातार किया है, तो ये मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। अब ये सवाल ये आता है कि अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो इसका लाभ किसको मिलेगा? तो मुझे जो लग रहा है कि मतदाता हमेशा याद रखिए वो 3 प्रकार का होता है। मनुष्य का स्वभाव मोटे तौर पर वैसे तो कई प्रकार का है, लेकिन मोटे तौर पर हम 3 प्रकार का मान सकते हैं। एक तो वो है जो बिल्कुल झुकता नहीं है और बिल्कुल लड़ जाएगा। दूसरा वो है कि मौके को देख करके लाभ उठाना चाहता है और तुरंत पलटी मारता है। और तीसरा वो है जो बीच में रहता है और कुछ रास्ता निकालता है। उसका एक इतिहास का 2 उदाहरण देकर के मैं विषय पर आता हूँ। आप अगर देख लेंगे, राणा प्रताप ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी,
लेकिन शक्ति सिंह ने बीच का रास्ता निकाला। लेकिन जगमाल जो है वो पूरी तरीके से अकबर के साथ रहा। अंग्रेजों के समय भी आप देख लें, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी छोड़ी, सावरकर ने इसलिए शपथ नहीं ली क्योंकि उसमें रानी के प्रति वफादारी की शपथ लेना थी। तो कुल मिलाकर के ये जो संघर्ष रहा है, कुछ लोग हैं कल्पना कर सकते हैं भगत सिंह को गवाही देने के लिए कोई आदमी लंदन से नहीं आया था, यहीं से खड़ा हुआ था जिसने बम कांड में गवाही दी थी। तो ये जो 3 प्रकार की मानसिकता है, उसमें मतदाता भी आपको तीनों प्रकार का मिलेगा। एक मतदाता वो है जो राष्ट्र और संस्कृति को ध्यान में रख करके वोट देगा। एक मतदाता वो है जो व्यक्तिगत लाभ और हानि को ध्यान में रख करके वोट देगा। और एक मतदाता वो है कहीं ना कहीं मुद्दों को देखेगा, उम्मीदवार को देखेगा, पार्टी को देखेगा और फिर उस आधार पर वोट करेगा। तो ये जो वोट बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं वो तीनों प्रकार के लोगों का वोट बढ़ रहा है। और मेरा एक आकलन है, इस पर कितने लोग सहमत होते हैं कितने नहीं होते, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो मान करके चलिए कि देश में बड़ी संख्या व्यक्तिगत लाभ उठाने वालों से ज्यादा उन लोगों की है जो राष्ट्र और संस्कृति पर विचार करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, उस पर 1 मिनट में जरूर दूंगा ब्रजेश जी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे। मोतीलाल नेहरू के पिताजी गंगादीन जी जो पुलिस में नौकरी करते थे, बाद में जाकर के कोतवाल बने। उनको क्या रोजगार की जरूरत थी? उनको क्या नौकरी की जरूरत थी? उनको क्या महंगाई की कोई समस्या थी? मोतीलाल नेहरू इतने बड़े वकील थे कि वो जो टिल डेथ शब्द जोड़ता है वो मोतीलाल नेहरू के एक मुकदमे के कारण मिलता है। उसके बाद भी उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और अंग्रेजों को बाहर करने का उन्होंने संकल्प किया। गांधी जी का परिवार व्यापारी परिवार था, इतने बड़े थे कि जाकर के लंदन में जाकर के पढ़े, क्यों सब छोड़ करके राष्ट्र के लिए लगे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सावरकर, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर मुंजे, ये सब लोगों ने कैरियर दांव पर लगा करके लगे ताकि राष्ट्र और संस्कृति इनकी प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र और संस्कृति को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता नहीं देते। और यही कारण है भाजपा के बढ़ने का। आखिर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों को सोचने की भी बात है। तो जो 2 सीट पर पार्टी थी आज वो 303 पर चली गई, एनडीए 350 प्लस है 2019 के चुनाव। कांग्रेस जिसका कि पूरा भारत पर एक छत्र राज था, वो सिमट करके विपक्षी दल बनाने, नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं। क्या ऐसी कमजोरी है? दूसरे पर आक्षेप लगाने के बजाय आंतरिक तौर पर विचार करना होगा। हर राजनीतिक दल को आंतरिक तौर पर विचार करना होगा, दूसरे पर आरोप लगाना बंद करना होगा और कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति जी जो प्रधानता थी उस पर राजनीतिक दलों को लौटना होगा, तब चुनाव का मजा आएगा। ये तो बहुत आसान है, किसी को लड्डू खिला करके वोट ले लेना, किसी को लाडली बहना बना देना, किसी को 1 लाख। इसके अलावा मुद्दे पर आना चाहिए। चींटी, ये मैंने कई बार कहा है, चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं दुनिया में वो अपनी रोटी खुद कमा लेते हैं, अपना जोड़ा खुद बनाते हैं, अपनी संतान को पैदा करके उसको खाने कमाने लायक बनाते हैं, सुरक्षित रहने जगह ढूंढ लेते हैं। इन सब चीजों के लिए आप अगर मनुष्य को प्रलोभन देंगे, उसको आश्रित करेंगे, कहाँ देश जाएगा, कहाँ मानवता जाएगी? इस पर राजनीतिक दलों को विचार तो करना चाहिए। तो अंबिका जी, इस पर तो विचार करना पड़ेगा आपको कि राष्ट्रवाद पर आए आप, संस्कृति पर आए, तब जाकर कहीं भला हो पाएगा। और जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी। ये सार है शर्मा जी का। देखिए, हमारा निवेदन ये है कि इनके जो आदर्श हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका सब लोग सम्मान करते हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना था कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय ये फ्री होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश कमजोर होता है, लोग मक्कार होते हैं, कामचोर होते हैं। लेकिन इन्होंने इस बात को माना क्या? दूसरी तरफ अटल जी ने यह भी कहा था कि हम ऐसी सरकार को, तो ये तो आपने भी नहीं मानी ना अंबिका जी। लगातार आप सत्ता में रहे, एक आध चीज फ्री कर देते, शिक्षा फ्री कर देते, स्वास्थ्य फ्री कर देते। ऐसी सरकार को हम चिमटे से भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये लोग मानते हैं क्या? ये लोग तो इतने अलोकतांत्रिक हो गए हैं कि जब सरकार में आए, इन्हें निर्वाचित 17 सरकारों को बर्खास्त किया, 500 से अधिक एमएलए और एमपी को इन्हें दलबदल कराया। ये लोग तो सत्ता के लिए
काम कर रहा है, सत्ता के भूखे हैं ये लोग। हम लोग राष्ट्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, प्रजातंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए और देश की जनता को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप भी तो निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर देते थे, राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, तो ये तो आपने भी किया है, अरे वो भी कर रहे हैं। अब तरीका बदल गया, बस अब दल बदल दूसरे तरीके से होता है। करो 10 साल, अब 10 साल हो गए हैं, कृपा करो, जनता ऊब चुकी है आपके इस फर्जीवाड़े से और आपके दोहरे चरित्र से। तो खुद ही छोड़ के चले जाएं क्या? भैया लो सत्ता अब हम नहीं चला रहे हैं, आप ही चलाओ। तो मेहनत तो करना पड़ेगी ना कांग्रेस को, सिर्फ प्रलोभन देकर ऐसे वादे करके थोड़ी सत्ता में आ जाएंगे। जनता इनको बेदखल करने वाली है। पहले इनका था 400 पार नारा, अब हो गया स्थिर सरकार। अब इनका नारा हो जाएगा दूसरे चरण के बाद कैसे बनेगी सरकार। देखना, आप देखते जाइए, चार दूध को सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। सत्येंद्र जी, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। नारा बदलता जा रहा है, 400 पार की अब बात ही नहीं कर रहे हो आप, अब स्थिर सरकार की बात करने लगे हो दूसरे चरण में ही। नहीं, हम तो अभी भी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने 2014 में कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार और हमारी 282-83 सीट आई थी। हमने 2019 में कहा था कि 300 पार, हमारी 303 सीट आई थी और हम 2024 में कह रहे हैं तो और एनडीए की 350 थी और आपकी बार हमारा एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 का तिलक लगने वाला है। धारा 370 के कारण से भगवान रूपी जनता भी फिर से हमें पुनः 370 का तो 400 पार हो रहा है। देखिए, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी ये बात मान चुके हैं, खुद उन्होंने संसद में कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा इस बार भाजपा का 400 पार। तो अब पूरा देश कह रहा है और जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं वो, और ये बात बिल्कुल झूठ है कि 17 बार हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अभी हमारी 10 वर्ष की, आपको मैं बता दूं कि हमने मात्र 3-4 राज्यों में ही, जो नॉर्थ ईस्ट है और ये जम्मू कश्मीर, वहां पर जरूर राष्ट्रपति शासन लगा था जो, और कहीं नहीं लगाया। और बाकी की ये जो जोड़ रहे हैं, अब इनके कांग्रेस के नेतागण ही कांग्रेस को छोड़ के आ जाते हैं जो है। अब इंदिरा गांधी ने, सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने 50 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया, तो इंदिरा गांधी, और 110 से ज्यादा बार कांग्रेस ने संसद का भंजन किया। हम चाहते तो अभी भी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जैसी घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां आई हैं और कांग्रेस उनका बचाव करती रहती है। सोचिए, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की दफ्तर में औरतों को बुला करके, जो सुंदर औरत होती थी उनके घर पे संदेश भेजा जाता था और कांग्रेस उनके साथ में गैलबैया करती है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स हैं सारे। और उन बहनों को, हमने तो वहां की एक बहन है रेखा पात्रा, उस संदेश खाली से पीड़ित रही हुई है, उनको हमें अवसर मिला नारी शक्ति वंदन करने का। हमने कानून भी बनाया पूरे देश के अंदर, माताओं बहनों को हमने पूजा है और हमने वहां किया, और ये शक्ति से लड़ रहे हैं। हमने हर माता को शक्ति, मां दुर्गा लड़ रहे हैं पिता, और राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म की शक्ति में है। जो संदेश खाली का जिक्र करते हो आप, मणिपुर का नहीं करते हो। देखिए, हमें मणिपुर की भी संवेदना है और मणिपुर के आगे काबू वैली आती है, उस काबू वैली को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया था। हम उसकी बात भी करते हैं और हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री, हमारे सब लोग वहां गए और हम चाहते हैं वहां पर वो सारी चीजें हो, शांति रहे, अच्छा वहां नागरिक जिए। ये काम हम कर रहे हैं। और आज भी ये प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि काबू वैली क्यों दी गई, क्यों काबू वैली को म्यांमार को दे दिया कांग्रेस की सरकार ने। फिर प्रश्न उठाता है, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समो यज्ञो दृष्टो नैवचा नैवचा नैवचा, मतलब राष्ट्र रक्षा के समान व्रत, पुण्य और यज्ञ कहीं नहीं होता। उसको अखंडता को खंडित करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जैसे अक्साई चिन्ह दे दिया था, इंदिरा गांधी ने कच्चा थीबू दे दिया, तो म्यांमार के को वो काबू वैली क्यों दे दी, काबू वैली क्यों दे दी और कांगो द्वीप क्यों दे दिया। कांगो द्वीप चलो अंडमान निकोबार के उधर आता है, मैं अभी काबू वैली की बात मतलब वो दे दो आप, के आगे आती है कांग्रेस। मतलब कुछ आप भी सहमत हो कि हाँ दे दो, कुछ दे दिया तो कोई बात नहीं। लगता है सत्येंद्र जी कुछ प्रभु जी, लेकिन पिछली बार हमने देखा राष्ट्रवाद संस्कृति का जो रमेश शर्मा जी भी जिक्र कर रहे थे, बड़ा प्रभावी रहा। इस बार क्या आपको लगता है कि ये असरकारक है, जनता में असर डाल रहा है और जो मतदाता निकल रहे हैं वो इसी वजह से निकल रहे हैं, राम मंदिर और अन्य मुद्दे पीछे रह गए?
देखिए, देश का मतदाता तो चाहे शुरुआत के लोकसभा चुनाव हो, बहुत मतदाता वोट डालने जाता है। कभी संख्या थोड़ी कम होती, कभी ज़्यादा होती है। चूँकि चुनाव आयोग भी जागरूकता का संदेश लगातार दे रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, एक अधिकार उनको दिखलाया जा रहा है, सुविधाएं भी दे रहा है तरह तरह की। हाँ, आप मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बूथ बन रहे हैं, कहीं एक वोटर है उसके लिए भी बूथ बनाए जा रहे हैं, घर घर जाकर वोट डलवाए जा रहे हैं बुजुर्गों के और विकलांगों के। तो निश्चित तौर पर ये जागरूकता बढ़ने का एक असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जितने अनुमान है, यदि उससे कम पोलिंग हो रही है तो यह निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि जो अभी रमेश शर्मा जी कह रहे थे, जो फ्लोटिंग वोट है जो जाता है कहीं तत्कालिक भावनाओं के उभार को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से कटा हुआ है, वो सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद इसलिए वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पिछले चरण में भी दिखा था। इस बार भी अभी तक पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उतना तेजी से वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टियों की जो सोच है, जिस तरीके की सत्येंद्र जैन जी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अंबिका जी बात कर रहे हैं, पुराने मुद्दों पर जनता ऊब चुकी है। जनता को अब ये चाहिए कि आप क्या करके दे रहे हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए था क्योंकि आपने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी पुलवामा के जवाब में, इसलिए वो गंभीर मुद्दा था। राम मंदिर मुद्दा तब तक ज़्यादा प्रभावी था जब तक मंदिर बना नहीं था। मंदिर बनने के बाद उसको लेकर वैसी लहर नहीं होने वाली मतदाताओं की जैसी कि बनने के पहले थी। तो निश्चित तौर पर चूंकि आपने अचीव कर लिया है तो अब वो उसके लिए उतनी जिज्ञासा नहीं रहेगी लोगों की, तो वो एक प्रभाव है। इस बार के चुनाव में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए आप जो है महिलाओं के मंगलसूत्र तक आपको जाना पड़ रहा है, इसलिए आपको जो है दूसरी बातें करनी पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा चुनाव है ये मुद्दा विहीन चुनाव होता जा रहा है। इसमें नए मुद्दे गढ़ने की कोशिश की जा रही है हर चुनाव में कि जिससे जनता उनकी तरफ आए और वोट उनकी तरफ कन्वर्ट हो। सत्येंद्र जी, मुद्दा विहीन होता जा रहा है, नए मुद्दे गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या पुराने मुद्दों को ही धार देने की कोशिश हो रही है? पहले चरण में कुछ अलग, दूसरे चरण में कुछ अलग। देखिए, हम तो सतत राष्ट्र रक्षा के और भारत भगवान रूपी जनता के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं और हमने ऐसे सैकड़ों कदम ऐसे उठाए हैं। और बांग्लादेश को जमीन भी अभी दी ना कुछ आप लोगों ने, कुछ बांग्लादेश को जमीन भी तो दी ना आपने, एक्सचेंज की है। देखिए प्रभु जी, मैं बता दूं आपको, आप जो इतने नेहरू जी से लेके सबके गिना रहे थे, तो अभी बांग्लादेश को जमीन दी है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो हमने उससे कुछ जमीन ली भी है प्रभु जी। आप छोटी थोड़ी सी लिए, 4 एकड़ ले लिए हमने, उनको 40 एकड़ दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। जो सब सामरिक महत्व है, और आप अगर उस पे जाते, मैं आपकी बहुत अच्छी बात है उस पे भी आ जाता हूँ। चलो आपने छेड़ा है तो चलिए अब 1971 पे चलते हैं। नहीं 71 पे नहीं, अभी बांग्लादेश पे बताइए ना, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको 2024 में तो निर्माण हुआ बांग्लादेश। 24 की बात कीजिए, जो हो चुका देखिए, जो हो चुका उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। नेहरू जी जो कर गए उसको तो आप बदल नहीं सकते। देखिए, आप तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आपने डीबीटी की बात कही, आपने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये वो वाला चुनावी घोषणा वाला डीबीटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नहीं, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था जो कांग्रेस का समय था। हमने तो 33 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट भारत की जनता को दिए हैं, डीबीटी के माध्यम से दिए हैं जो आपने कहा। कितने? और डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करती थी कांग्रेस, और राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने स्वयं कहा 1 रुपए हम भेजते केंद्र से आता था तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचते थे। आप जो दे रहे हैं सत्येंद्र जी, जीएसटी लगा के उसी आदमी से लेकर उसी को दे रहे हैं। कोई पार्टी अपनी जेब से नहीं दे रही है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो राजनीतिक दलों ने चंदा कमाया उससे तो जनता को नहीं बांट रहे आप लोग। आप जो दे रहे हैं वो जनता से ही टैक्स के रूप में लेकर उसी को दे रहे हैं। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे करना है तो आप फिर आधा घंटा समय दीजिए, फिर अपन अच्छा डिटेल में उसमें बता सकता हूं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड, अब जो डीबीटी आपने कहा बहुत अच्छा, अब बांग्लादेश की बात आपने कही थी, अब बांग्लादेश बना। मैं कहता हूं अगर मैं इंदिरा गांधी जी के, अगर मैं तो बाईचांस मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, अगर मैं उस समय उनके ब्यूरोक्रेसी में भी होता तो मैं कहता इंदिरा जी, अपन जब गलियारा दे रहे थे पूरब से लेके पश्चिम ही पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, आपके अटल जी ने इंदिरा गांधी को उसी लिए दुर्गा कहा था। अरे दुर्गा का रूप कहा था उसी काम के लिए। नहीं कहा था, सॉरी टू डिफर विद यू प्रभु जी, सॉरी टू डिफर विद यू, कभी नहीं कहा। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा। अब मैं बात करूं, ये बताओ आज आसाम हमें जाना पड़ता है तो हमें चिकन नेक तोड़ने की बात क्यों आती है? अगर जब पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बना, अगर उसी समय हम एक गलियारा ले लेते तो आज हम बांग्लादेश में होते हुए सीधे आसाम चले जाते। हमें हमारी चिकन नेक नहीं टूटती, हमारी सप्लाई लाइन बाधित नहीं होती। चलिए सचिन जी, मैं रोक रहा हूँ आपको बीच में। नेक्स्ट स्टूडियो चलते हैं जहाँ नैन्सी शर्मा हमें बताएंगी कि ताजा मतदान प्रतिशत क्या है मध्य प्रदेश का। नैन्सी।
अब मतदान प्रतिशत की यदि हम बात कर लें तो लगभग 4 बजने को आ गए हैं और 3:30 बजे तक की आंकड़े हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 46.50% अभी तक मतदान हो चुका है। अनादि टीवी की आप सभी से यही अपील है कि अभी तक अगर कोई भी व्यक्ति जिसने मतदान नहीं किया है तो सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले जाकर वोट करें। और चलिए अब सीटों वार भी एक बार समझ लेते हैं कि लोकसभा की जो तमाम सीटें हैं उन पर क्या प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है। 3:30 बजे तक की आंकड़े हम आपको बताएंगे, चूंकि 4 लगभग बच चुका है। सबसे पहले सीट आती है रीवा। जहां रीवा की अगर हम बात करें तो रोचक काफी मुकाबला है दोनों ही पार्टियों के बीच। यहां 37.55% यहां मतदान हो चुका है। रीवा की हम आपको बता रहे हैं आंकड़े 3:30 बजे तक के 37.55%। चलिए अगली लोकसभा सीट पर आएंगे। अगली लोकसभा सीट के हम आंकड़े बताएंगे। सतना लोकसभा सीट जहां पर 47.68% चुनाव जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो सतना के ये आंकड़े 47.68%। सतना भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है 2023 और 2024 में। प्रत्याशी सेम है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या 2023 के नतीजे 2024 में रिपीट होंगे या नहीं होंगे। चलिए अगली लोकसभा सीट की हम बात करेंगे सतना के बाद में। अब अगली लोकसभा सीट आती है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में 48.76% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। यानी कि अगर आंकड़ों वार हम देखें 3:30 बज चुका है, लेकिन अभी भी 50 के अंदर ही जितने भी आंकड़े अभी तक हम देख पा रहे हैं कि आए हैं। यानी कि वोटिंग फीसदी का जो लक्ष्य लगातार निर्वाचन आयोग भी रख रहा था, पार्टियां भी रख रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। चलिए अगली लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। अगली लोकसभा सीट देखेंगे टीकमगढ़ के बाद अब आती है दमोह लोकसभा सीट। तो यहाँ पर 45.69% अभी तक वोटिंग हो गई है। 3:30 बजे तक की ये ताजा आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि सभी लोकसभा सीटों पर अभी 50 के अंदर का ही आंकड़ा चल रहा है। यानी कि पिछली 2019 के मुकाबले देखें तो बेहद ही कम ये आंकड़े हैं जो अभी तक सामने आए हैं। चलिए अगली लोकसभा सीट की बात करेंगे। दमोह के बाद में अगली लोकसभा सीट आती है होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम। 55.79%। सबसे ज्यादा नर्मदापुरम सीट पर ही यहां अभी वोटिंग हुई है। 55.79%। 3:30 बजे तक के आंकड़े हैं और खैर अभी पूरा दिन बाकी है, देखने वाली बात होगी। अभी भी अनादि टीवी की आप सभी से अपील है कि जो भी लोग घर में बैठे हैं, जिन्होंने वोट नहीं किया है, वोटिंग नहीं की है, तो कृपया कर अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे सभी जो मेहमान थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो डिबेट में शामिल हुए। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। वो गेस्ट ही चले गए थे सब।